हेलो, वेलकम टू मैथ्स ऑर्बिट। तो ये जो हमारा दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आ रहा है, ये जो सेशन होने वाला है हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है। इसमें हम दिल्ली पुलिस में मतलब ये पहले ही बता दूं, ये जो मैं टेस्ट करवा रहा हूँ ये है टेक्स्ट बुक सबके पास है। उसमें से जो सेक्शनल टेस्ट है ना, उसके सॉल्यूशन है वो मैं उसके थ्रू ही आपको कंसेप्ट क्लियर करवाऊँगा। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि मैं कहाँ से करा रहा हूँ। आप ये कर सकते हो कि मेरा मतलब सॉल्यूशन देखने से पहले आप जाके टेक्स्ट बुक पर एक बार वो सेक्शनल टेस्ट लगा के आना, सेकंड नंबर का। ठीक है, टेस्ट नंबर सेक्शनल टेस्ट 2 मैथ में। वहाँ पे आप मैथ का सेकंड टेस्ट लगा के आओ, फिर ये आप देखना और समझना, आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा क्योंकि आपने पहले वो सारे क्वेश्चन देख लिए, अपना दिमाग लगा लिया। फिर आप मेरे से समझना और मैं आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा साथ में कि कौन सा कंसेप्ट कैसे लगा। तो रेडी हो? तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बस इतना सा कहूँगा कि जिसने भी अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने पार्ट 1 में कराई हैं, आप वहाँ से इसे फॉलो कर सकते हैं। आप आपको इसकी पीडीएफ मतलब इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो घबराने वाली बात नहीं है कि मैंने नोट नहीं किया, आप सिर्फ देखते आ रहे हो, उससे कोई परेशानी नहीं है। तो आप वहाँ से इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। दूसरी चीज़, कोई भी कंसेप्ट या फॉर्मूला मैं बताऊँ उसको आपको नोट करना है। देखो, शॉर्ट ट्रिक अगर आपको आती है ना, तो आप 15 में से 2 सवाल तो उड़ा ही सकते हो आसानी से। 15 में से 2 सवाल तो उड़ा ही सकते हो। जैसे 25 में से मैं बोलता हूँ, 25 में से 5 सवाल ऐसे होते हैं जो आप ट्रिक से कर लोगे। 10 सवाल आपको पढ़ने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। वैसा ही सेम दिल्ली पुलिस में भी है। कम से कम 15 में से 2 सवाल तो ऐसे होंगे, 3 सवाल ऐसे होंगे जो फॉर्मूला से हो जाएगा, ट्रिक से हो जाएगा। बाकियों को आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो, एक चीज़ समझना, एक चीज़ का आपका फ़ायदा है कि आपको एडवांस मैथ ज़्यादा नहीं आ रही है। एडवांस मैथ आ ही नहीं रही है एक तरह से। अगर एडवांस मैथ और होती ना, आपको और मज़ा आता। मतलब मैथ ईजी हो जाती है उसके मुकाबले, क्योंकि अर्थमेटिक बहुत टिपिकल होती है। अर्थमेटिक को पढ़ना पड़ता है। एडवांस मैथ में आधा क्वेश्चन पढ़ के भी आप जज कर सकते हो कि सवाल क्या कह रहा है। अर्थमेटिक में आप जज ही नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आपने पूरा नहीं पढ़ा तो जो भी आपका भाई, दीन बंधु मित्रु जो भी है, मैं दोस्त पगलू, जो भी दोस्त पगलू होते हैं आजकल चल रहा है ना मार्केट में, दोस्त पगलू डैश डैश डैश। तो समझदार लोग समझ गए होंगे, तो यहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जो भी दोस्ती में ज़्यादा रहता हो, दोस्त का भला चाहता हो। और दूसरी चीज़, काइंड रहोगे तभी पावर में आती। मतलब किसी को पावर जब तभी मिलती है जब वो बंदा काइंड होता है, सरल होता है, समझदार होता है। अदरवाइज़ उसे पावर आसानी से नहीं मिलती। पेपर ही नहीं निकलता जो समझदार नहीं होगा। तो आपको बी काइंडफुल, हेल्पफुल रहो, काइंडफुल रहो। जो जिसको भी आपको अगर लग रहा है कि ये सेशन बहुत अच्छा होने वाला है, तो अपने दोस्त को ही भेज दो। क्यों तुम अकेले, क्यों अपने दोस्त का भी सिलेक्शन कराओ। अरे तुम्हें अपनी सीट लेनी है, उसे अपनी सीट लेनी है। तो शेयर दिस टू योर फ्रेंड, फैमिली मेम्बर, भाई बहन, छोटा भाई, बड़ा भाई, भेज दो, शेयर करो। ओके, तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो अब लेक्चर के बीच में मैं कहीं कुछ नहीं बोलूँगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर वगैरह वगैरह। तो स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर फर्स्ट, देखो समझना, सबसे पहले ये चीज़ समझना कि एक डीलर जब भी आपको सवाल में डिस्काउंट परसेंट दे और आपसे प्रॉफिट परसेंट बोले, ध्यान से समझ लो। जब भी आपको सवाल में डिस्काउंट परसेंट दे डिस्काउंट परसेंट दे और प्रॉफिट परसेंट दे, उस केस में आपको सीपी, एक सेकेंड मैं ज़रा इसे लाइट कर लूँ, सीपी और एमपी में खेलने को बोले, सीपी और एमपी में खेलने को बोले, तो आपको उस केस में ध्यान रखना क्या लगना है वो समझना। एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, सिर्फ वही कंसेप्ट लगेगा। तो सीपी और एमपी जब भी डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट ये दे और सीपी एमपी में खेले, तो फॉर्मूला लगेगा 100 माइनस डी 100 प्लस पी। तो डिस्काउंट कितने का, 15 का, तो 100 में से 15 गया। और प्रॉफिट कितने का, 15 का, 100 में से 100 में 15 जोड़ा, तो ये हो गया 85 की चीज़ 115 की। ओके, अब रेशियो निकाल लो इनका। कितना आया रेशियो, ये आया 17 और ये आया 23। कितने का अंतर, 5 का अंतर। सवाल ने क्या बोला है, अगर चीज़ 2500 की है, ठीक है, अगर ये 17 2500 के बराबर है, तो बताओ मार्केट प्राइस क्या होगा, एमआरपी क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको
2500 कितने की वैल्यू है, 17 की वैल्यू है, आपको 23 से मल्टीप्लाई करना है। अराउंड देखो 17 गुणा 23 करोगे तो 24 का स्क्वायर 576, 576, 575, 00 अपॉन 17। अब इसको ऑप्शन से उड़ाने की कोशिश करते हैं। 17 तिया 51, 3 3 3 मतलब ये कट गया और ये कट गया। आगे 17 तिया 51 बता 6, 5 65, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68, तो मतलब 3 पे जाएगा, तो अराउंड 3 पे जाएगा आंसर, ये ख़त्म। ओके, ऐसे ऑप्शन से कर सकते हो, कैलकुलेशन ही है आपका सिलेक्शन कराएगा। तो ध्यान रखना, ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया इसको मत भूलना, इसको बिल्कुल भी मत भूलना। ये जब भी आपको सी पी एम बी के बारे में कुछ भी पूछे, सी पी एम बी के बारे में कुछ भी पूछे और आपसे डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंट दे रखा हो, परसेंट में पूछा हो तो परसेंट में भी आंसर निकल सकता था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है एलसीएम एस से, बहुत प्यारे प्यारे सवाल आते हैं, बहुत इजी है। देखो इसमें कंसेप्ट आता है, मुझे नहीं पता इसमें क्या पूछा है, अभी पहले पढ़ लेंगे बाद में देखेंगे। एक कंसेप्ट होता है कि ये हमेशा दो दो नंबरों में लगेगा, तो एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई होता है ना, वो हमेशा दो नंबरों की गुणा की बात करेगा। लेकिन अगर 3 नंबर हो तो आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम और एचसीएफ की पावर 2 लगा देना। सर ये क्या है, समझ नहीं आ रहा। जितने नंबर होते हैं, जितने नंबर होते हैं एचसीएफ की पावर उतनी एक कम बस, और एलसीएम एक बार, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, 2 बारी में, इसीलिए देखो ये आता है 2 नंबर तो कितनी पावर, एक पावर। अब इस कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़, एक चीज़ और पता होनी चाहिए, ये जो एलसीएम होता है, ये जो एलसीएम होता है ये हमेशा एचसीएफ इंटू नॉन कॉमन फैक्टर्स, मतलब जो फैक्टर कॉमन ही नहीं है, मतलब जो कॉमन नहीं है वो इंटू में एचसीएफ तो होता ही कॉमन है। अब आपको समझना है, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 22 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, मतलब जो एलसीएम है वो 22 टाइम्स ऑफ एचसीएफ है। पहली चीज़ तो ये पता लगी। ठीक है, इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 132, द सम ऑफ एलसीएम एचसीएफ 276। ठीक है, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। द सम ऑफ एलसीएम और एचसीएफ इज़ 276, और मुझे पता है एलसीएम किसके बराबर है, 22 एचसीएफ प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू 276, दैट इज़ 23 एचसीएफ। कितना आ गया, 276। ओके, तो एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ कितना आया, 276 अपॉन 23। अच्छा, किसी को टेबल तो आती होगी, आराम से करो। 23 एकम 23, 23 एकम बचा कितना, 4, ऊपर से 6 उतारूंगा, 46 2 पे, तो 12 आ गया। एचसीएफ अगर 12 आ गया तो बताओ एलसीएम क्या होगा। एचसीएफ अगर 12 आ गया, एचसीएफ अगर 12 आ गया तो एलसीएम क्या होगा। सवाल में ही दिया हुआ है कि एलसीएम कितना है, 22 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, तो 22, एचसीएफ कितना है 12। मल्टीप्लाई करने की ट्रिक, ट्रिक क्या है, ट्रिक तो इसको तो बेसिकली आराम से कर सकते, 12 दूनी 24, 264। कैसे करा मैंने दोबारा बता देता हूँ। मैंने क्या करा, इस 2 का फैक्टर 2 को दे दिया, इस 2 का फैक्टर 2 को दे दिया, तो ये हो गया 24 इंटू 11। और 11 से गुणा करने की तरकीब मैंने बहुत बार बताई है, 4 का 4 लिखो, 4 और 2 6, और 2 का 2, मतलब पहले आखिरी अंक ऐसा का ऐसा, फिर जितने जोड़े जोड़ रहे हैं उतने जोड़े जोड़ो, फिर आखिरी का ऐसा ही। अब एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया। अब फॉर्मूला कि एलसीएम को एचसीएफ से गुणा करूँगा तो दोनों नंबरों की गुणन आ जाती है। एलसीएम कितना आया, 264, एचसीएफ कितना आया, 12। पहला नंबर 132 था, दूसरा नंबर निकालना है आपका। मेरे को 12 की टेबल में कितने पे गया, 11 पे गया, 12 कम 12, 12 कम 12, 11 से कितने पे गया सर, 22 गया, देन 24, तो दूसरा नंबर क्या निकल के आया, 24। कोई मतलब कोई टफ नहीं था, इजी था। यही चीज़ मैंने खाली जगह इसलिए छोड़ी ताकि आपको ये वाला फॉर्मूले बता पाऊँ। ओके, अच्छा, अब कोई चीज़ ऐसी जो आपको खतरनाक लगे लेकिन इजी हो, नहीं जगह नहीं छोड़ी थी, ये कभी कभी चक्कर खा जाता है।
द एरिया ऑफ ट्राइंगल, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 172। तो बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है। अरे भैया कुछ भी नहीं है, ईजी है, आराम से। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ है एरिया ऑफ स्क्वायर के। पहले लिख लेते हैं पूछा क्या है। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है, एरिया ऑफ स्क्वायर बाय 2। ऐसा नहीं, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, तो ध्यान रखना। स्क्वायर के एरिया का अगर मैं डिवाइड कर दूंगा ना 2 से, तो ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। लेकिन ये थोड़ा आएगा कैसे, तो उसके लिए एक चीज़ दे रखी है कि पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये दे रखा है मेरे 172। आप देखो सवाल में 172 दे रखा है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब ही होता है सारे कोनों का योग, सारे कोनों का जोड़। तो कितने कोने होते हैं स्क्वायर में, चार, चार कोने, तो चारों के चारों बराबर होते हैं। तो मैंने मान लिया ए 172, 4 से 16 गया 4 पे, 12 गया 3 पे, तो साइड कितनी आ गई 43। डिड यू गेट इट। अब कुछ चीज़ें हैं जो पढ़ लेते हैं, जैसे सबसे पहले स्क्वायर के बारे में देखते हैं। स्क्वायर के बारे में इसका एरिया क्या होता है, तो एरिया होता है, एरिया होता है इसका साइड का स्क्वायर। अच्छा इसका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर, तो इसका पेरीमीटर होता है 4 × A, 4 × A। अच्छा इस, फिर बात करते हैं हम रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल का पेरीमीटर बोले तो रेक्टेंगल कुछ ऐसा दिखता है, इसमें ये लेंथ, ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये ब्रेथ। स्क्वायर कुछ ऐसा दिखता है जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो इसका अगर पेरीमीटर बोले कि सारे कोनों का योग बताओ, पेरीमीटर, तो 2 लेंथ हैं 2 ब्रेथ हैं, तो 2L + B, ठीक है। लेकिन अगर एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है L × B। अब और क्या क्या पूछ सकता है, देखो मैं अभी ट्राइंगल का एरिया नहीं बोलूँगा, मैं ट्राइंगल का एरिया बहुत बड़ा है, बहुत सारे हैं ट्राइंगल के एरिया, बहुत सारे तरीके निकालने के, तो जिस दिन पकड़ूंगा उसे उस दिन ख़त्म करूँगा। अभी मैं एक और बताता हूँ, सर्कल, फिर हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सर्कल कैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है, और इसके अंदर एक रेडियस होता है। तो अगर इसके पेरीमीटर, जिसे सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, परिधि, ये होता है 2πr, और इसका अगर क्षेत्रफल पूछे, एरिया पूछे, तो ये होता है πr²। अभी फिर इतना ही, बाकी का धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे नॉलेज। तो इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ स्क्वायर का हाफ। स्क्वायर का एरिया क्या है, साइड का स्क्वायर बाय 2, डैट इज़ 43 का स्क्वायर अपॉन 2। पॉइंट में आएगा आंसर। एक ही चीज़ दिख रही है, बाकी देखते हैं। 43 का स्क्वायर क्या होता है, अराउंड आपको पता होना चाहिए 50 बेस मेथड, मैंने कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर में बता रखा है कई बार। 7 का स्क्वायर मतलब 50 से 7 कम है तो 49, और 25 में से 7 गया आपका 18/2। साफ दिख रहा है 0.5 आएगा ही आएगा, 0.5 सिर्फ एक में है, ये आंसर। ओके, अगला सवाल, सवाल नंबर 4, इजी है। अभी मैंने परसेंटेज का जो लेक्चर चल रहा है उसमें भी कराया ऐसा क्वेश्चन कि एक इलेक्शन हो रहा है 2 लोगों के बीच में, ठीक है। 85% वोट, मतलब 85% लोगों ने वोट डाले, और 6% वोट ऐसे थे जो अवैध हो गए, मतलब गधे निकले, चोरी करी, कुछ भी करा, अवैध हो गए। इफ़ द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर 60%, मतलब जीतने वाला 60% लेके बैठा है वैलिड का, तो हारने वाला कितना लेगा 40। अगर फाइंड द हाउ मैनी वोट्स द विनर कैंडिडेट रिसीव, मतलब जीतने वाले को कितने मिले, तो कुछ नहीं करना है, आपको ये पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं, 10,000। देखो 10,000 वोट, उसमें से कितने लोगों ने वोट डाले, 85% ने, तो 85%। फिर
इनमें से 6% लोग अवैध हो गए, तो वैध कितने हुए? 94%। और फिर इसका 60% लोगों को वोट मिला, इसका 60% लोगों को वोट। नहीं तो एक और तरीका है, आप क्या करो, 100 है, 100 में से 85% की वोटिंग हुई, आप इसमें से 6% हटा दो, तो जो भी आएगा उसका 60% निकाल लेना, उसको, ये बराबर है 10,000 के। तो कितना गुना? 100 गुना। तो जो भी आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा उसका 100 गुना कर देना। तो ये मेरे को टफ लग रहा है इसके मुकाबले, ये इजी है। अब पहले क्या करो, एक बार ना डीएस निकाल लो। देखो, डीएस का मतलब होता है जहाँ भी 9 बने तो डीएस 0 हो जाता है, ठीक है। बाकी आप संख्याओं का योग तब तक करो जब तक वो एक अंक में ना आ जाए, ठीक है। और कोलाइड नहीं करना चाहिए। तो आराम आराम से 8, 8 और 8, 8, 8 और 8 16, 16 का आ गया 7, 7 और 7 14 का आ गया 5, डीएस 5 आया। 8 और 8 16 का 7, डीएस 7 आया। 9 ख़त्म, 9 तो जीरो हो गया, हटा दो उसे। 8 और 8 4 और 4 8, 8 7, 8 और 7 15, 15 का 6, इसका डीएस 6 आ गया। 8 और 8 16, 16 और 2 18, जीरो। तो सबका डीएस अलग अलग, इसका मतलब मेरा आंसर आसानी से निकल जाए। कैसे? 4 जीरो से तो 4 जीरो वैसे ही हटा दो, डीएस जोड़ने की जरूरत नहीं। 8 और 5, 8 5 13 का 4, ठीक है। 9 तो जीरो हो गया, बचा 4, ठीक है। और ये 6 बचा। 4 चौक 16, 16 का 7 आ गया। 7 छिक 42, 42 का 6 आया। मतलब अंक तब तक जोड़ते रहना तब तक एक अंक में ना आ जाए। तो 6 आंसर, ये वाला आंसर। ओके, इस तरीके से सवाल करते हैं। देखो ये सवाल इजी है, बस समझना ध्यान से। एक बंदा है, जो भी है हमें नहीं पता, उसने 7,000 रुपये उधार लिया 3 साल के लिए 5% इंटरेस्ट। अब एक बात बताओ, हर साल आप 5, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, एक ही ब्याज लगता है। तो आप हर साल 5% दे रहे हो 3 साल तक, तो आपने कितना ब्याज दिया? तो आपने कितना ब्याज दिया? 15% ब्याज दिया होगा, ठीक है। पहली चीज़ तो, पहली तो ये ख़त्म हुई। फिर आपने उसी पैसे को तुरंत तुरंत दूसरे को दे दिया, कितने पे? 6 सहित 1/3% पे 3 साल के लिए। तो बताओ कितना मुनाफा हुआ? मतलब आपने किसी से उधार लिया और किसी को उधार दे दिया, पैसा तो एक ही दिया ना। एक बात बताओ, आपने 15% ब्याज पे लिया, आपने 6 × 18, मतलब ये 19% पे दे दिया। 6 × 18 और 3 × 1 = 3, 3 × 1 आ जाएगा, मतलब 18, और ये 3 गुणा 1/3 1 हो गया, तो 19% पे। तो कितने का मुनाफा हो गया? सर 4% का मुनाफा हुआ। ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कैसे। एक बंदा है, ये बैंक है, मान लेते हैं बैंक है, बैंक ने इसे पैसा दिया 5% पे 3 साल के लिए। तो कितना परसेंट ब्याज देगा ये बैंक को? 15% ब्याज देगा बैंक को। इसने ये पैसा किसी दूसरे बंदे को दे दिया, ठीक है। लेकिन ये दिया 6 सहित 1/3% से 3 साल के लिए, ठीक है। तो इसको अगर 6 × 18 और एक 19, 19/3% 3 साल के लिए, 3 से 3 कट गया तो कितना आया? 19% आया। तो देखो, यहाँ पे 15% बैंक को देगा और यहाँ पे 19% उस बंदे से लेगा, तो कितने की कमाई हुई? तो गेन हो गया 4% का, सीधा सीधा 4% कमा लिया। तो यही तो पूछा, कितना कमाएगा? 4% कमाएगा। तो 4% किसका कमाएगा? 7,000 का। तो 7,000 का 4%, परसेंट हटाएंगे नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आ गया? कितना आया टोटल, कितना कमाया? तो ये आ गया सर 280, 7 चौक 28, 280। लेकिन ये 3 साल में, 3 साल में उनने पूछा पर ईयर कितना कमाएगा भाई, तो 280/3, तो 270 पूरा गया 9 पे, बचा 10, 10 को 3 से भाग करा तो 93 पॉइंट समथिंग, 93 पॉइंट समथिंग। ये ऐसे होना था सवाल, इजी था, कोई टफ नहीं था। ओके, अगला सवाल कह रहा है, एक आदमी कुछ डिस्टेंस चलता है ट्रेन से,
किस स्पीड से, 40 की स्पीड से, और उसी डिस्टेंस को वापस आता है 8 की स्पीड से। इस पूरी जर्नी में उसके द्वारा दिया गया समय 12 घंटे होता, तो बताओ डिस्टेंस कितना है। देखो इसमें ना दो टाइप के सवाल बनते हैं। ये सवाल एक फॉर्मूले में ख़त्म है, वैसे समझा देता हूँ। देखो ए यहाँ से गया, फिर वापस यहाँ से आया, और आपको टोटल टाइम दे दिया, टोटल टाइम दे दिया, तो उस केस में डिस्टेंस निकालने को बोल देगा। मतलब ए की स्पीड से आया एक्स, मैं लिख देता हूँ, एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इधर गया, और यहाँ से वाई किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इधर आया, और पूरा समय बता दिया। मान लिया पूरा समय आपको टोटल टाइम लगा टी, तो उस केस में आपका जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा वो होगा एक्स इंटू वाई, एक्स प्लस वाई इंटू टोटल टाइम, एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टोटल टाइम। दूसरा, अगर एक्स की रफ्तार से गया और वाई की रफ्तार से वापस आया, और दोनों में यहाँ पे कुछ समय लगेगा, यहाँ पे कुछ समय लगेगा, और इस दोनों स्थिति में समय का अंतर दे दे, डिफरेंस ऑफ टाइम आपको गिवन दे दे, गिवन दे दे, सवाल में लिखा हो कि डिफरेंस ऑफ टाइम जो है इनके बीच का T2 है, ये मैंने T1 मान लिया, मैंने T1 मान लिया, तो यहाँ पे T1 लिखोगे। ठीक है, तो उस केस में आपसे बोलेगा डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x इंटू वाई, दोनों स्पीड का अंतर, दोनों स्पीड का अंतर इंटू T2 डिफरेंस। ये तरीका है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो भाई, 40 की रफ्तार से गया, 8 की रफ्तार से आया, कुल समय दे रखा है तो जुड़ेगा, तो 40 और ये 48, और टोटल टाइम लगा 12, 12 चौक 48, 4 से गया 2 पे, 40 दूनी 80, ख़त्म क्वेश्चन। इस तरीके से करना था, इजी था, कोई टफ नहीं था। ये क्वेश्चन अभी बाद में करेंगे, इसके बाद पहले हम ये कर लेते हैं कि ये एलिगेशन। देखो ऐसे क्वेश्चन ना एलिगेशन से लगते हैं, जिसको एलिगेशन आता है उसको लिए ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप किसी भी टीचर से एलिगेशन पढ़ सकते हैं अभी के लिए फ़िलहाल, क्योंकि मैंने अभी एलिगेशन नहीं कराया। हाँ, इफ़ इन द सेल्स डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी, क्योंकि एक चीज़ एक दिन में नहीं आता और एक क्वेश्चन से नहीं सिखाया जा सकता। ये ऐसा टॉपिक है कि जो एक क्वेश्चन और एक दिन में नहीं सीख सकते, आप प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सवाल पढ़ के समझना पड़ता है। एवरेज सैलरी एक सेल्स डिपार्टमेंट कंपनी में, द एवरेज सैलरी पर एम्प्लॉय, देखो एम्प्लॉय की बात चल रही है जो कि 350 है, और एवरेज सैलरी ऑफ 10 सीनियर एम्प्लॉय, मतलब सीनियर एम्प्लॉय की बात चल रही है, उसकी एवरेज सैलरी 450 है, और पूरे बचे हुए स्टाफ की और बाकी स्टाफ की 250 है। तो देखो सारे एम्प्लॉय की कितनी है, सारे एम्प्लॉयज़ की 350 है, जितने भी एम्प्लॉय हैं सारे एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, 350। 10 सीनियर वाले हैं जो उनकी कितनी है, 450, और जो बचे हुए हैं, देखो जब भी विभाजन की बात होगी, देखो विभाजन लिखेंगे ऊपर, जो टोटल है वो लिखेंगे बीचम बीच में। ठीक है, तो देखो हम लिखेंगे सीनियर एम्प्लॉय। ठीक है, ये कितना था, सीनियर एम्प्लॉय था 450, बाकी का स्टाफ कितना है, बाकी के स्टाफ का पर हेड है 250। ठीक है, और पूरी कंपनी में जितने एम्प्लॉय हैं सबका कितना आया, 350। तो पक्की बात है, पक्की बात है, ये जो अंतर निकालेंगे, इसका अंतर यहाँ लिखेंगे, इनका अंतर यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो 250 ये कितना आ गया, 100, ये कितना आया 100, अनुपात कितना आया 1:1। अब ये अनुपात सर किसका आएगा, ध्यान रखना ये अनुपात इनकी संख्याओं का आया है। तो सीनियर स्टाफ वाले कितने लोग थे, 10 लोग थे, मेरे हिसाब से 10 लोग, सवाल के हिसाब से 1 लोग, तो 1 का मान 10, तो इस 1 का मान भी 10। वैसे तो मैं इसे एक सेकेंड, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द कंपनी, तो टोटल कितने हैं भाई, सीनियर स्टाफ इतना है तो जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, टोटल स्टाफ आ गया 20। इस तरीके से, इसमें कुछ एक्स्ट्रा बताना था,
8 के बाद 9। देखो ये सबसे इजी है, इकाई अंक निकालना हो ना, बहुत आसान है। आप देखो ध्यान से, 1 का स्क्वायर, इससे मतलब नहीं होता। इकाई अंक में कभी भी ऐसे स्क्वायर आ जाए, इनसे मतलब नहीं रखना, ये चीज़ ध्यान रखना। सिर्फ इससे मतलब है, हमें लास्ट वाले से मतलब है। मैं मार्क कर देता हूँ, इससे मतलब है, इससे, इससे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हैंड टू हैंड लिखते जाएंगे सबके। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 का सिर्फ इकाई अंक लेना है मुझे 6। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 5, 6 का स्क्वायर 36, 6, 7 का स्क्वायर 49, 9, 8 का स्क्वायर 64, 4, 9 का स्क्वायर 81, 1। अब जोड़ते जाओ, देखो जो 10 बना रहा है उसे हटाओ, 0 0 0 0, बचा क्या 5, तो आखिरी अंक क्या आएगा 5। ऐसे ख़त्म ख़त्म। अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे कोई नंबर है और उसके एंड में 0 आ जाए, उसकी पावर कुछ भी दे दे, तो उस केस में मैंने ये पहले भी कराया है। ठीक है, तो उस केस में उसका एक यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 ही आएगा। कोई नंबर है उसके एंड में 1 है और पावर कुछ भी देते तो 1 आएगा। कोई नंबर है उसके एंड में 5 है, पावर कुछ भी देते क्या आएगा, 5 ही आएगा। और कोई नंबर है, कोई नंबर है उसके एंड में 6 दे देते और पावर कुछ भी देते तो क्या आएगा, 6 ही आएगा। फिर 4 की पावर n, अगर ये n ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या होगी, और अगर ये n इवन है तो यूनिट डिजिट क्या होगी। इवन ऑड इवन जानते हो, सम विषम, ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो यूनिट डिजिट क्या होगी, तो ध्यान रखो, जब ऑड होगी मतलब 4 की पावर 1, 3, 5, 7 हो तो 4 ही मिलेगी। लेकिन अगर 4 की पावर इवन है, 2, 4, 6, 8, 10 है, तो इकाई अंक 6 मिलेगा। ऐसा ही सेम करता है 9 के साथ। 9 की पावर, अगर इस 9 की पावर आपको ऑड मिल जाए तो उस केस में यूनिट डिजिट जो होगा आपका 9 का पावर 1, 9। ठीक है, लेकिन अगर इस 9 की वैल्यू इवन मिल जाए तो उस केस में यूनिट डिजिट आपका 9 81 का 1, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, और जो सीवियर केस है वो है इनका, किसका, 2, 3, 7, 8। इसके लिए हम अगली बार जब सवाल करेंगे उसमें कवर कराऊंगा, क्योंकि मैंने पार्ट 1 में भी, जो हमारा प्रैक्टिस सेट 1 था उसमें भी कराया है। ठीक है, इस चीज़ को, टेबल को याद रखना कि ऐसी टेबल बनने वाली है, और मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में अगर कोई सवाल आता है तो वहाँ कराऊंगा, इसका यूनिट डिजिट का या नंबर सिस्टम का। क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ बार बार कराना, वीडियो बहुत लंबी बन जाती है। ठीक है, और अभी हम तो सिर्फ 10वें क्वेश्चन पे पहुँचे हैं, वीडियो ऑलरेडी इतनी लंबी हो गई। 9, 9 के बाद 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक क्यूबॉइड है, घनाभ है। सबसे पहले क्यूबॉइड व्यूबॉइड देख लेते हैं भाई क्या है। ठीक है, तो 2 फिगर बता रहा हूँ अभी क्यूबॉइड, एक बता रहा हूँ क्यूबॉइड और एक बता रहा हूँ क्यूब। ठीक है, समझना, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, जिसमें एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है और एक ऊंचाई होती है। लेकिन जो क्यूब है वो कुछ ऐसा दिखेगा, घन, जिसकी सारी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई सब बराबर होती है। तो मतलब सारी लंबाई चौड़ाई सब बराबर हो, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। अच्छा, अगर मैं एक डब्बा जैसा दिख रहा है, बॉक्स जैसा है, तो वो भी बॉक्स, लेकिन ये ऐसा बॉक्स है जो हम कार्टून नॉर्मल सोचते हैं ना, जिसकी लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई सब अलग अलग होती है। तो अगर ये ऊपर नीचे से खुला हो, उस चीज़ को बोलते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल। एक होता है टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। एक होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम को हिंदी में क्या कहते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा, आप बता दो कमेंट में। आयतन। अगर इसका कर्व सरफेस एरिया पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, 2L+B/H। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया पूछे तो बहुत इजी है, 2LB/BH और HL। और वॉल्यूम पूछे तो LBH। लेकिन क्यूब में अगर आपसे इसका कर्व सरफेस एरिया पूछे
वो टोटल सरफेस एरिया पूछे और वॉल्यूम पूछे, तो कर्व सरफेस एरिया होता है 4a², टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², और वॉल्यूम होता है इसका a³। तो अब ये दो चीज़ सीखते हैं, फिलहाल सवाल पे चलते हैं। देखो कह रहा है लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है वो किस अनुपात में है, 3:2:1 में। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट 3:2:1 अनुपात में है। कह रहा है जो ब्रेथ है वो क्यूबॉइड की 12 है। अगर ये 12 है तो कितना गुना चल रहा है, 6 गुना चल रहा है, तो ये भी 6 गुना होगा और ये भी 6 गुना होगा। कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम, कुछ नहीं करना है आपको, इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, LBH। तो 18 × 12 × 6, तो आपको कुछ नहीं करना, 18 × 12 कर लो या पहले 12 × 6 कर लो। 18 × 12 करूँगा कितना आएगा, 18 एकम 18, 18×2 = 36, 216 को 6 से करेंगे कितना आएगा, 1296। ओके, इस तरीके से सवाल करना था। ये सवाल इजी है लेकिन कैलकुलेटिव भी है और ठीक भी है। आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं। देखो सोहम की जो पहले खर्च हो रहा था और सेविंग हो रहा था वो 5:1 है। तो देखो इनकम में से खर्च हटता है तो सेविंग बचता है। तो अगर मैं इसी को उल्टा लिख दूँ, इनकम में से सेविंग हटाऊंगा तो खर्च आ जाएगा। कह रहा है अगर उसकी इनकम को 25% से बढ़ा दिया जाए, खर्चा 5 था तो 1 बचा रहा था तो 6 कमा रहा होगा, तो 600 में से 100 गया तो क्या आया, 500 आया। खर्चा 25% से बढ़ गया तो बताओ 25% कितना होता है, 1/4, 150 बढ़ा, 150 बढ़ा। और जो सेविंग है वो 10% से बढ़ गई, ये भी शायद 10 ही है ना, 20%, 20% बढ़ गई। तो खर्चा कितने से बढ़ा होगा, 130 से। खर्चा कितने से बढ़ा होगा, 150 में से 20 गया तो 130। क्वेश्चन ने कहा है कि करंट की खर्चा इतना है, करंट खर्चा कितना निकल के आया, तो ये आया 630। अच्छा, करंट इनकम कितनी आई, ये आई है 750। ये जो 630 है, सवाल ने दिया है कितना, 4347, 4347। तो बारी बारी 9 से डिवाइड करें, 7 से करें, 7 से करते हैं। तो ये 7 से 9 7 63, 9 पे गया, ये कितने पे गया, 7 से 42 गया कितने पे, 6 पे। अच्छा आराम से 114, 14 कितने पे गया, 2 पे, और 7 गया 1 पे। अगेन 9 से डिवाइड करते हैं तो 10 पे गया, और ये कितने पे गया, 54 कितने पे जाता है, 6 पे। बचा कितना, 8, 81 9 पे। तो 10 की वैल्यू 169। मुझे किसकी निकालनी है, सवाल ने बोला इनिशियल इनकम बताओ। इनिशियल इनकम, इनिशियल इनकम क्या थी, इनिशियल इनकम क्या थी, 600। तो अगर 10 की वैल्यू 69 है तो 1 की वैल्यू 69/10। मुझे क्या करना है, बस इस 600 की मल्टीप्लाई करनी है 69/10 से, ठीक है। तो कितना आएगा, 69 × 600/10, 0 से 0 कट गया, ये कितना आया, 69 × 60। आप इसकी मल्टीप्लाई करो और आंसर निकालो, इतना तो कर ही सकते हो, क्यों थाक रहे हो। कह रहा है 30 लीटर दूध के साथ मैंने 50 लीटर का एक मिल्क मर्चेंट 30 लीटर मिल्क खरीदता है 50 रुपये के हिसाब से, उसने उसमें 20 लीटर पानी मिला दिया। अब उसने वो सारा का सारा 48 रुपये लीटर के हिसाब से बेच दिया, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। अब एक बात बताओ, 30 लीटर दूध खरीदा 50 रुपये के हिसाब से, तो CP कितने की हुई, CP हुई सर 50 दिया, 5 दिया 15, 1500 रुपये की हुई, ठीक है। और उसमें उन्होंने 20 लीटर पानी मिला दिया, तो मतलब मिक्सर कितने का था, मिक्सर 30 का था, उसमें उसने पानी मिला दिया 20 का, तो अब कितना मिक्सर हुआ, अब उस मिक्सर हुआ 50 का। अब वो 50 लीटर से किस चीज़ में बिक रहा है, 48 में बिक रहा है, तो कितना हुआ, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो उसने सेलिंग प्राइस कितने की बनाई, सर उसने सेलिंग प्राइस बनाई 48 लीटर बेका है, 48 रुपये लीटर बेका, लेकिन कितना लीटर बेका है, 50 लीटर बेका है, ठीक है। 48 रुपये लेकिन 50 लीटर, कितना आ गया, 49 का स्क्वायर कितना होता है, 2401,
₹2400। कितना कमाया, कितना कमाया सर? 900 कमाया। तो लिख देते हैं सर 900 कमाया 1500 पर, गुणा 100, गुणा 100 से 100, 15 गया 6, 60%। आंसर 60%। ईजी था, कोई टफ नहीं था सवाल। इस सवाल को ध्यान से देखो। कह रहा है एक बंदा है, एक बिल्डर है, ये नल व टंकी, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा पाइप एंड सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम, नल व टंकी, इसकी तरह है ये। ठीक है, एक बंदा है जो 20 लीटर पानी करता है, मतलब एक नल है जो, एक नल है जो 20 घंटे में कोई चीज़ कर देती है। दूसरी है खाली करने वाली टंकी जो कि 40 घंटे के हिसाब से। देखो ये जो डिस्ट्रॉयर है वो टंकी खाली करने वाली है, जो 40 घंटे में उस दीवार को तोड़ रहा है, तो 40 घंटे में खाली हो जाती है। ये खाली करने वाली, भरने वाली, मैंने मान लिया जी टंकी 40 लीटर की थी, तो ये 2 के हिसाब से भर रहा है और ये 1 के हिसाब से खाली कर रहा है। तो दोनों मिलके अगर करेंगे तो कितना काम करेंगे? सिर्फ एक काम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा कि वो दोनों के दोनों साथ मिलके काम करते हैं, और कब तक काम करते हैं? 30 घंटे तक काम करते हैं। ठीक है, तो मतलब 40 काम में से दोनों मिलके एक काम कर रहे हैं भाई, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, लेकिन कब तक? 30 घंटे तक। तो इसका मतलब एक को 30 के हिसाब से 30 काम हो गया, तो बचा क्या? 10 काम। अब इस 10 काम को कौन कर रहा है? कह रहा है फिर डिस्ट्रॉयर वाला चला गया, तो कौन करेगा? ए करेगा। तो ए के द्वारा 10 काम करा गया है, 2 के हिसाब से 5 घंटे। ठीक है, आंसर कितना आया? 35। कह रहा है ना टोटल टाइम कितना लगा, तो टोटल टाइम सर 30 घंटे पहले लग गए थे, 5 घंटे बाद में लग गए। ईजी था, कोई टफ नहीं था। ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, मैं आपको सिर्फ हिंट देता हूँ। देखो 72 से कोई वस्तु भाग होगी ना, तो वो 8 से भी भाग होगी और 9 से भी भाग होगी। 8 से, मैंने लास्ट क्लास में भी कराया था, अगर कोई वस्तु 8 से भाग हो रही है तो लास्ट के 3 अंक, लास्ट 3 डिजिट 8 से भाग होगी। द सम, सॉरी, हाँ, लास्ट 3 डिजिट भाग होगी 8 से। तो आप क्या करो, 5 की जगह 0 रख के देखो, 5 की जगह 1 रख के देखो, ठीक है, 5 की जगह 2 रख के देखो, 5 की जगह 3 रख के देखो। इस तरीके से चेक करो, और वो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। तो जो भी सबसे बड़ी वैल्यू पे भाग हो रहा होगा, मान लेते हैं 5, 15×56 है ना, 72 है, 3 बचना चाहिए 59, 592, 15×7, 8×7 = 56, बचा 3, 2 32, सबसे बड़ी वैल्यू 9 है। ठीक, इस तरीके से फिर वो 9 यहाँ पे रखना। फिर इसके बाद एक नियम लगेगा, अगर कोई संख्या 9 से भाग हो रही है अगर कोई संख्या 9 से भाग हो रही है, इसका मतलब सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, ठीक है, सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। 9 से भाग होनी चाहिए, तो सारी अंकों को जोड़ो, सारे अंकों को जोड़ो, जोड़ने के बाद कुछ आ जाए। मान लेते हैं यहाँ पे, मैंने सवाल तो करा ही दिया ऑलमोस्ट, चलो, तो 9, ठीक है, 7 और 2 9, 9 गया, मतलब जितने 9 बनते जाओ उतने 9 हटाते जाओ, 5 4 9, 7 और 5 12 का बचा 3, तो 3 में ऐसा क्या जोड़ूं y की जगह? बचा क्या? 3 + y। ठीक है, तो इसको 9 से भाग करने के लिए या तो ये 9 हो, या तो ये 18, तो हो नहीं सकता, 9 होने के लिए इसे 6 होना पड़ेगा। तो y की वैल्यू 6 आ गई। तो कह रहा है बताओ 2x - y, तो x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 6, 9 दूनी 18 में से 6 गया 12। आंसर मैंने ऑलमोस्ट करा ही दिया, ऑलमोस्ट क्या करा ही दिया, बस आपको लिए दोबारा कर लेना है सवाल को, ताकि दिमाग में बैठ जाए बस। 14 एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 15। ओके ओके ओके, देखो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? कोई चीज़ 25 से 27 हो गई, अब कितनी बार हो रही है ये चीज़ देखने वाली चीज़ है। 25 27 अगर 2 बार हो रही है तो मतलब 2 साल लगा होगा, 25 27 अगर 3 बार हो रही है तो मतलब 3 बार लगा होगा। अब ये चीज़ कैसे पता लगेगी? देखो, अगर 1 साल के लिए, अगर 1 साल के लिए है, फॉर 1 ईयर है, तो सिर्फ 25 27 हो रहा होगा। अगर 2 साल का होगा तो 25 का स्क्वायर, मतलब देखो ना, पहले साल 25 27, 2 साल 25 27, तो 2 साल में कितना हो जाएगा? 25 का स्क्वायर और 27 का स्क्वायर। अगर ये दिख जाए
तो 2 साल लगा होगा, अगर ये दिख जाए तो मतलब 1 ही साल लगा होगा। इस तरीके से करेंगे। तो मुझे पता है मेरा पैसा 5,000 से कितना हो गया, 5,832 हो गया, 5,832 हो गया। और मुझे पता है रेट जो है वो 25 से 27 है, क्योंकि 8% 2/25 होता है। 8% कितना होता है, 8% होता है 2/25। ये आपको पता होना चाहिए। तो कोई पैसा 5,000 से ये हो गया, तो पहले मैं करूँ इसका रेशियो निकालूंगा। 5 से भाग करें या 2 से भाग करते हैं। तो 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2500, और ये 2 से भाग करूँगा 58, तुम्हारा हो जाएगा 29, और 32 का हो गया 16, 29, 16। ठीक है, और भाग हो सकता है 25, ये हो जाएगा 12,500, 12,50। ये 28, 28 गया हमारा 14 पे, और 11 में से 10 गया 5 पे, 16 गया 8 पे। और भाग हो सकता है, ये 625 2 पे हो रहा है, और ये 729, 729 दिख गया ना साफ साफ। देखो ध्यान से, ये 25 का स्क्वायर और ये 27 का स्क्वायर। तो मतलब 25 से 27 2 बार लगा, 25 से 27, 25 से 27 2 बार लगा, 2 बार लगा, इसका मतलब 2 बार लगा, इसका मतलब 2 साल तक लगा होगा, 2 ईयर्स के लिए लगा है। देखो सवाल कह रहा कोई पैसा इतने से इतना पैसा उनने चुकाया क्योंकि उनने उधार लिया था 5,000 का, और 8% के ब्याज से कंपाउंड इंटरेस्ट दिया। बताओ टाइम बताओ कितने साल के लिए दिया होगा। तो 25-27 कितनी बार दिया, 2 बार दिया, साफ दिख रहा है 25-27, यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ। 25,000 2 बार दिया, तो 2 बार निकल के भी आ गया, इसका मतलब 2 बार का मतलब 2 साल। ठीक है, हमारा आज का जो मतलब प्रैक्टिस सेट है वो ख़त्म होता है। ऐसे ही 15 सेट है, 15 के 15 कराऊंगा, लेकिन शर्त सिर्फ एक ही है, हर सेट से पहले आपने पुराने सारे सेट देख रखे हों, क्योंकि मैं इस सेट में मैंने वो चीज़ थोड़ी जल्दी और कम बताई है जो मैंने पहले डिस्कस कर रखी थी। ऐसे ही जितने ज़्यादा मिलती रहेंगी चीज़ें उतनी ज़्यादा मैं बताता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, अपने दोस्तों को भेज देना, भाई बहन दोस्त, दोस्त की बहन, सबको भेजो। बी हेल्पफुल एंड काइंडफुल, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच।